हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम बात कर लेते बेटा टॉर्क के बारे में, यानी टॉर्क के बारे में हमने ऑलरेडी 2-3 लेक्चर से हम टॉर्क से ही बात कर रहे हैं। टॉर्क के अलग अलग कंसेप्ट और उनके ऊपर किस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, इसकी चर्चा हम लास्ट लेक्चर से करते आ रहे हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम टॉर्क के बारे में ही पढ़ेंगे, एक अलग कंसेप्ट जिसको आपको समझना इंपॉर्टेंट है और सवाल आपको अगर आ जाते हैं तो सॉल्व हो जाने चाहिए। इस तरह का कंसेप्ट है और पीछे जो आपने पढ़ा है बिल्कुल सेम टाइप का कंसेप्ट है, लेकिन कुछ नई बातें हैं जो आपको समझनी है। यानी क्या कंसेप्ट है और किस तरह का कंसेप्ट है और सवाल किस तरह से आ सकते हैं, यही चर्चा हम आज के लेक्चर में करने जा रहे हैं बेटा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा पुली ब्लॉक सिस्टम। ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा हम लोग? पुली ब्लॉक सिस्टम। अब पुली ब्लॉक सिस्टम की बात कर लेते हैं तो ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। ठीक है, यानी पुली ब्लॉक सिस्टम की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी आप जब हम कंस्ट्रेंट पढ़ रहे थे या एनएलएम की हम बात करें तो वहां पे आप पुली ब्लॉक सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हो, सवाल भी कर चुके हो। लेकिन ये रोटेशनल के अंदर जब आता है तो कुछ बातें हमें अलग से पढ़ने की जरूरत होती है, यानी हमें समझना होता है एनएलएम में जो हम पुली ब्लॉक सिस्टम पढ़ रहे थे और रोटेशनल के अंदर जो हम पुली ब्लॉक सिस्टम पढ़ रहे हैं बेटा, ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। यानी दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या चेंजेस है, यही चर्चा हमें आज के लेक्चर में करनी है। तो चलिए देखते हैं पुली ब्लॉक सिस्टम। तो मैं ऐसे मानता हूं यार कि यहाँ पे एक रिजिड सपोर्ट है, कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे क्या है बेटा, एक रिजिड सपोर्ट है और इस रिजिड सपोर्ट से कनेक्टेड है बेटा एक पुली। ठीक है, ये रही एक पुली। अब जब हम एनएलएम के अंदर पुली ब्लॉक सिस्टम पढ़ते थे तो हम ऐसे एज्यूम करते थे कि हमारी जो पुली है, हमारे पास जो पुली है वो मासलेस है और साथ में फ्रिक्शनलेस है। याद है कि नहीं? हम जब एनएलएम पढ़ते थे तो वहां पे हमने ये एजम्पशन लिया था कि हमारे पास जो पुली रहेगी वो मासलेस और साथ में कैसी रहेगी, फ्रिक्शनलेस। लेकिन अब जब हम रोटेशनल पढ़ेंगे तो रोटेशनल के अंदर हम ये मानते हुए चलेंगे कि अब हमारी पुली के पास मास है। क्या है? मास। यानी पहले एनएलएम में पुली मासलेस, रोटेशनल के अंदर पुली के पास मास। और अगर मास है तो हम ये भी देखते हुए लिखेंगे कि पुली के अंदर मतलब पुली और जो रस्सी है वहां पे क्या आ जाएगा बेटा, फ्रिक्शन। क्या आ जाएगा? फ्रिक्शन। यानी एलएलएम के अंदर क्या होता था कि पुली मासलेस और फ्रिक्शनलेस थी, तो जिसके कारण पुली एज इट इज रुकी हुई थी और जो रस्सी पुली के ऊपर से पास हो रही थी बेटा वो सिर्फ पुली से स्लिप कर रही थी। क्या कर रही थी? स्लिप कर रही थी। लेकिन अब पुली के पास मास है और फ्रिक्शन है, तो अब रस्सी जब चलेगी तब पुली घूमेगी, रस्सी जब चलेगी तब पुली घूमेगी। तो पुली को घुमाने वाला यानी पुली में रोटेशनल मोशन लेके आने वाला कौन रहेगा? फ्रिक्शन। कौन रहने वाला है बेटा? फ्रिक्शन। चलिए देखते हैं। तो मैंने पुली बनाई हुई है और मैं ऐसे मान लेता हूं बेटा ये जो स्ट्रिंग है जो पुली के ऊपर से पास हो रही है, इस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है बेटा दो ब्लॉक। ठीक है, कौन कनेक्टेड है? दो ब्लॉक कनेक्टेड है। एक जो है वो है बेटा M1, यहां बना लेता हूं मैं। एक जो है वो है बेटा M1 और दूसरा जो है बेटा वो है M2। एक है बेटा कौन? M1 और दूसरा कौन सा बेटा? M2। अब मुझे एक बात बताओ, यहां से दिखाई दे रहा है कि हम ऐसे मानते हुए चलेंगे कि जो M1 है, M1 इज ग्रेटर देन M2। M1 जो है बेटा वो M2 से बड़ा है, तो ये नीचे जो लगेगा बेटा इसका वेट हो जाएगा M1G, ये आ जाएगा बेटा कितना? M2G। ठीक है, और अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैं बोलूंगा टेंशन T1, यहाँ पे मैं बात करूंगा टेंशन T2। अब आप बोलोगे सर ये क्या बात हुई? जब हम एनएलएम पढ़ते तो आपने बोला था कि अगर स्ट्रिंग एक ही है तो स्ट्रिंग में टेंशन बराबर होता है, लेकिन वहां पे फिर से बता दे रहा हूं बेटा पुली मासलेस थी, फ्रिक्शनलेस थी, जिसके कारण आपको बताया गया था कि स्ट्रिंग के अंदर टेंशन सेम होता है। यहाँ पे जो पुली है उसके पास मास है, साथ में फ्रिक्शन भी है, पुली घूमेगी, तो जिसके कारण स्ट्रिंग में जो टेंशन आएगा बेटा वो
अलग अलग होगा। लेकिन एक कॉमन बात है, वहां पे भी स्ट्रिंग मासलेस थी और यहाँ पे भी स्ट्रिंग क्या रहेगी, मासलेस होगी। सिर्फ किसमें बदलाव आ रहा है बेटा, पुली के अंदर, उतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो चलिए कोशिश करते हैं। तो ये अगर नीचे आ रहा है बेटा विद एक्सेलरेशन ए, तो ये ऊपर जाएगा किस एक्सेलरेशन के साथ, ए एक्सेलरेशन के साथ। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये सिस्टम नीचे चलेगा यानी ये M1 नीचे चलेगा तो पुली कैसी घूमेगी, पुली ऐसी घूमेगी यार, पुली ऐसी घूमेगी, तो पुली को घुमाने वाला कौन होगा, फ्रिक्शन, ना कि T1। ध्यान से देखो, फिर से बता रहा हूं, पुली को चलाने वाला यानी रोटेट करने वाला, रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करने वाला कौन होगा बेटा, फ्रिक्शन। चलिए देखते हैं कैसे होगा ये। तो पुली अगर ये ऐसे घूम रही है भाई साहब, तो पुली यानी पुली के पास कुछ अल्फा रहा होगा। अब क्या होगा, देखो जब पुली चलेगी तो पुली के ऊपर जो फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है, पुली के ऊपर यानी पुली इस डायरेक्शन में चल रही तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, यानी ऐसे घुमा रहा है, तो पुली के ऊपर जो फ्रिक्शन लगेगा वो इस डायरेक्शन नीचे की तरफ लगेगा, और रस्सी के ऊपर जो फ्रिक्शन लगेगा वो पीछे की डायरेक्शन में होगा। यानी पुली के ऊपर जो फ्रिक्शन लगेगा वो इस डायरेक्शन में, और रस्सी के ऊपर जो फ्रिक्शन लगेगा वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, दिखाने के लिए बता रहा हूं बेटा, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये ऐसी बात है। ठीक है, ओके, चलिए देखिए बेटा, तो इक्वेशन के तौर पे क्या आ जाएगा है। तो अगर हम इक्वेशन के तौर पे लिखे तो आपको कुछ बातें समझनी है। क्या क्या बातें होगी देखो, तो मैं अगर बात कर लूं तो सबसे पहले मैं लिखूंगा Fnet इज इक्वल टू ma, ये फॉर्मूला लिखते थे हम MLM के अंदर। तो अब नेट फोर्स कितना देखो, ये नीचे कितना लगा रहा है M1G, साथ में यहाँ फ्रिक्शन लग रहा है और यहाँ T2 लग रहा है, मतलब यहाँ पे हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या लग रहा है बेटा, M2G लग रहा है नीचे की तरफ। अब ये पूरा सिस्टम चल रहा है ना भाई साहब, ठीक है, तो पूरा सिस्टम चल रहा है, तो पूरा सिस्टम किस कारण चल रहा है, तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो नेट फोर्सेस की बात करने जा रहे हैं बेटा। तो नेट फोर्सेस किस तरह से हो सकते हैं, क्या हो सकता है, ये सारी चर्चा अब हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। अब देखो स्ट्रिंग के बारे में सोचे तो स्ट्रिंग कैसी है यार, मासलेस है। स्ट्रिंग कैसी है, मासलेस है। तो स्ट्रिंग की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो रहा है देखो, तो क्या इक्वेशन आ जाएगी, T1 माइनस F माइनस T2 के तौर पे, सॉरी प्लस T2 के तौर पे हम यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं, और आपको समझ में आ सकता है कि एग्जैक्टली क्या बताना है मुझे और किस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। आपको सारी इक्वेशन वगैरह यहाँ से मिल जाएगी। चलिए देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे बोला बेटा क्या, मैंने यहाँ पे लिखा कि Fnet जो है वो Fnet इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, ma के बराबर। तो नेट फोर्स एग्जैक्टली होगा कितना, ये सबसे पहले समझना है। तो क्या आ जाएगा नेट फोर्स के बारे में, यानी अगर मैं स्ट्रिंग के बारे में लिख रहा हूं तो क्या लिखूंगा मैं, T1 बड़ा है ना माइनस, तो T1 माइनस क्या आना है बेटा, तो T1 माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ये देखो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो मैं यहाँ पे बात कर सकता हूँ T2 प्लस F इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, वो ma के बराबर। ठीक है, और ये जो स्ट्रिंग हमारे पास है, अगर मैं इसको हिस्से में तोड़ दूं तो समझाने के लिए ऐसे बोलूंगा, ये स्ट्रिंग मैंने बना ली कुछ इस प्रकार से। ठीक है, आपको समझाने की कोशिश कर लेता हूँ। तो इसको मैंने ऐसे 3 हिस्सों में अगर बोला जाए तो यहाँ पे T1 का रोल, ठीक है, यहाँ पे फ्रिक्शन, और यहाँ पे कौन है बेटा, T2, और ये इस तरह से एक्सेलरेशन एक के साथ चल रहा है। तो अगर T1 की बात करें तो ऐसे, ठीक है, और T2 की हम बात कर लेते हैं, मतलब फ्रिक्शन की बात कर लेते हैं, तो फ्रिक्शन इसके अपोजिट और T2 भी इसके अपोजिट। तो मैंने ऐसे लिखा है कि T1 माइनस T2 प्लस F दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहा है इज इक्वल टू ma। और अगर बात कर लेंगे तो मासलेस होने के कारण, स्ट्रिंग मासलेस होने के कारण उसका मास 0, यानी ये हुआ बेटा 0, यानी क्या आ जाएगा बेटा, T1 माइनस T2 प्लस F इज इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे बात समझ में आती है कि T1 माइनस T2 प्लस F इज इक्वल टू किसके बराबर आ रहा है यार, 0 के बराबर। यानी अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से मुझे कुछ बातें बतानी, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो यहाँ पे कि नेट जो फोर्स आएगा वो ज्यादा इनका रहेगा यार। कैसे होगा ये, T2 प्लस F माइनस T1 की तरफ आएगा ना। ओके, यानी कहने का मतलब यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो T1 माइनस T2 यानी ये किसके बराबर आएगा बेटा, माइनस के तौर पे F के तौर पे आना सकता है। ठीक है, यानी ये इक्वेशन मिली। ठीक है, इसका यूज कहाँ करना है, किस तरह से करना है बता देता हूं। ठीक है, यहाँ पे याद रखना कि
फ्रिक्शन का रोल इंपॉर्टेंट है और फ्रिक्शन का रोल ही आपको समझना है। तो यहाँ पे मैंने बोला T1 माइनस T2 प्लस F इज इक्वल टू 0, क्योंकि नेट लिखा था ना, तो नेट देखो किसका ज्यादा होगा। नेट अगर हम बात कर लेते हैं, ये उधर है ना और दोनों इधर है, तो इनका ज्यादा होना चाहिए था। यानी हमें क्या लिखना था, F माइनस T2 T2 T1 ऐसे कुछ आना था यार, ठीक है। F नेट जो था ये इधर है और ये इधर है ना, तो एक्चुअल में ये आना था कुछ T2 प्लस F माइनस T1 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। यानी यहां से हम बात करेंगे तो F इज इक्वल टू, यानी T2 प्लस F इज इक्वल टू T1, यानी F इज इक्वल टू आना था बेटा T1 माइनस T2, ऐसे कुछ, ठीक है। ये सही है बिल्कुल, ठीक है। यहां से हम बात कर लेते हैं तो ये इक्वेशन हमें F के फॉर्म में मिल गए, यानी F इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, T1 माइनस T2 के तौर पे हमें मिल जाएगा। अब इसको आप ऐसे भी ले सकते हो यार, ठीक है, मैंने कोशिश की थी ऐसे समझाने की, आप ऐसे भी समझ सकते हो। कैसे, अगर मैं सिंपली यहाँ पे पुली बना लेता हूँ, ध्यान से देखना, अगर मैं सिंपली यहाँ पे पुली बना लेता हूँ, आपको यहाँ से भी समझ में आएगा। और मान लेता हूँ ये जो पुली है उसकी जो रेडियस है बेटा सपोज टू भी R है, और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा यार T1 और यहाँ पे आ जाएगा बेटा कौन, T2। तो आपको क्या करना है, और इस डायरेक्शन में पुली घूम रही है, आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि जिस डायरेक्शन में पुली घूम रही है, ठीक है, अगर आप उस डायरेक्शन में उंगलियां घुमाते हो तो उस डायरेक्शन में मतलब जो टॉर्क निकल के आएगा वो आपको कंसीडर करना है पॉजिटिव। क्या कंसीडर करना है, पॉजिटिव। तो हम जानते हैं, हम फॉर्मूला यूज करते हैं बेटा नेट टॉर्क, तो नेट इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, I अल्फा के बराबर, ठीक है ना। तो नेट टॉर्क कितना होगा, देखो जरा ध्यान से। तो अगर मैं फर्स्ट अगर बात कर लेता हूँ बेटा इस तरह से, देखो R क्रॉस F, कहा अंदर की तरफ, यानी क्या आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा T1, ठीक है, T1R कहा बेटा अंदर की तरफ, ठीक है। और ये जो आएगा बेटा वो आ जाएगा इस तरह से, कहा बाहर की तरफ, R इंटू F, कहा बाहर की तरफ। तो इसको लिखा जाना है माइनस, क्या बोला था मैंने, जिस डायरेक्शन में पुली घूम रही है उस डायरेक्शन में जो टॉर्क निकल के आएगा उसको कंसीडर करना है पॉजिटिव और दूसरा कंसीडर करना है निगेटिव। यानी ये आ जाएगा बेटा कितना, तो ये हो जाएगा T2R, ये बाहर की तरफ है, डॉट लगा दिया और लिख दिया बेटा I अल्फा के बराबर, ठीक है। तो ये मैंने कोशिश की थी समझाने की, अब यहाँ से पता कर सकते हो, ठीक है। तो क्या हुआ यार, देखो यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आ जाएगा बेटा कितना, T1 माइनस T2, ठीक है। R इज इक्वल टू किसके बराबर आया बेटा, I अल्फा के बराबर, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा आपको। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये आपको समझ में आया तो आप जानते हो ना कि A इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, R अल्फा के बराबर। तो अल्फा किसके बराबर आएगा बेटा, A बाय R के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं तो, और देखो ध्यान से, तो ये आ जाएगा बेटा कितना, T1 माइनस T2 इंटू R इज इक्वल टू I एज इट इज, और अल्फा की जगह क्या लिखूं बेटा मैं, A बाय R, ठीक है ना। क्या लिखा बेटा मैंने, A बाय R। तो यहाँ पे आपको यह समझाने की कोशिश की हुई है कि आपने यहाँ पे देखा होगा कि T1 माइनस T2 किसके बराबर आता है बेटा, FR के बराबर। किसके बराबर आता है, FR के बराबर। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर I अल्फा, यानी यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अगर FR कैलकुलेट कर लेता हूँ तो यानी दोनों तरफ से RR कैंसिल हो जाता है। अब ऐसे भी तो जानते हो ना कि टॉर्क जो होता है वो किसके बराबर होता है, FR के बराबर ही होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं ऐसे निकाल के FR लगा दूं तो FR लगा दूं तो यहीं पे बन रहा है, ठीक है, ज्यादा दूर भी जाने की जरूरत नहीं है, यही से आपको समझ में आता है, ठीक है। R अल्फा की बात को बाद में कर सकते हैं, यानी यहीं पे आपको प्रूफ हो जा रहा है बेटा कि F इज इक्वल टू किसके बराबर है, T1 माइनस T2 के बराबर। तो चाहे आप ऐसे प्रूफ कर लो या चाहे आप ऐसे प्रूफ कर लो, ठीक है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी है। चाहे आप ऐसे प्रूफ कर लो या ऐसे प्रूफ कर लो, फ्रिक्शन जो आएगा बेटा वो किसके बराबर होगा, T1 माइनस T2 के बराबर ही होगा। यानी जो पुली है उस पुली को घुमाने वाला कौन है बेटा, फ्रिक्शन है। कौन है, फ्रिक्शन।
तो ये फ्रिक्शन जो है इसके कारण ही पुली घूम रही है। तो आपको अब कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारी चीजें बोली जा सकती है। आपको टेंशन कैलकुलेट करने के लिए बोला जा सकता है, यानी T1 T2। आपको ए कैलकुलेट करने के लिए बोला जा सकता है, आपको अल्फा कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है। तो अगर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो तो आपको 3 इक्वेशन से ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, लेकिन थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है। कौन कौन से? सबसे पहली रिलेशन A इज इक्वल टू आर अल्फा, ठीक है, ये रिलेशन आपको यूज करनी है सबसे पहले। दूसरी आपको एनएलएम वाली इक्वेशन यूज करनी है, और एक होगी बेटा टॉर्क वाली इक्वेशन। ये तीनों इक्वेशन से आप कैलकुलेट कर सकते हो। आपको इक्वेशंस बनानी होगी, उनको सॉल्व करना होगा, तब जाके आप कैलकुलेट कर सकते हो। आपको एक एग्जांपल में ये इक्वेशन के मेथड से सॉल्व करके बता दूंगा, और साथ में इक्वेशन से सॉल्व करने के बाद एक शॉर्ट ट्रिक दूंगा कि जिसका यूज करते हो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कैलकुलेट कर सकते हो ए की वैल्यू, T1 T2, ये सारी बातें आप वहां से कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलिए इनके ऊपर एग्जांपल लेते हैं और समझाने की कोशिश करता हूं कि किस तरह के सवाल इनके ऊपर बन सकते हैं और आपको क्या क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला जा सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसको क्लियर कर देता हूं बेटा मैं जल्दी से। चलिए सबसे पहले एक फंडामेंटल बेसिक सा सवाल डिस्कस करेंगे। मान लिया बेटा यहाँ पे इस तरह से सवाल गिवन है आपको, ऐसे कुछ यहाँ पे पुली लगाई हुई है और यहाँ एक ब्लॉक कनेक्ट है 2 kg का, और यहां दूसरा ब्लॉक है, ये भी है बेटा किसका 2 kg का। ठीक है, तो दोनों ब्लॉक 2 kg के हैं, और ये जो पुली है इसके बारे में गिवन है बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है 2 kg मीटर स्क्वायर, साथ में जो रेडियस है बेटा वो गिवन है 0.5 मीटर। ऐसी कुछ बातें जो गिवन है, और आपको बोला गया आपको बताना बेटा लीनियर एक्सेलरेशन कितना होगा। ये सिस्टम जो है, इस सिस्टम का लीनियर एक्सेलरेशन कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। आप इसको कैलकुलेट करने की कोशिश कर सकते हो। लीनियर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। अब कैसे कैलकुलेट कर लोगे बताओ तो जरा। कुछ नहीं करना है, आसान है। क्या कर लोगे? ये नीचे कितना लगाएगा बताओ तो जरा, बोलिए भाई साहब 20। ऊपर में मान लेता हूँ बेटा यहाँ पे T1 लगा होगा, यहाँ पे मान लेता हूँ बेटा T2 लगा होगा, ऐसे कुछ बना लिया। अब मैंने बोला था आपको 3 इक्वेशन यूज करनी है। सबसे पहले मैंने बोला था आपको इक्वेशन यूज करनी है A इज इक्वल टू आर अल्फा, ये इक्वेशन आपको यूज करनी है, यही तो बोला था ना। अब देखो A इज इक्वल टू आर अल्फा अगर आप यूज करते हो सबसे पहले इक्वेशन, तो यहां से मुझे एक बात बताओ, ये पुली घूमेगी तो पुली का कुछ ना कुछ क्या रहा होगा बेटा, अल्फा रहा होगा, कुछ ना कुछ क्या रहा होगा, अल्फा। तो यहां से देखो अल्फा किसके बराबर आएगा बेटा, A बाय आर के बराबर। मान लेता हूं बेटा ये नीचे चला विथ एक्सेलरेशन A, तो ये आगे चलेगा विथ एक्सेलरेशन A। ठीक है, तो अल्फा कितना आ जाएगा, तो अल्फा हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू A अपॉन आर को लिखूंगा इस तरह से कुछ, तो अल्फा हो जाएगा बेटा 2A के बराबर। फर्स्ट इक्वेशन आपको यहां से मिल गई। अल्फा किसके बराबर आया बेटा, अल्फा जो आया बेटा वो किसके बराबर आया, 2A के बराबर आ चुका है अल्फा। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट इक्वेशन मैंने यूज कर ली A इज इक्वल टू आर अल्फा। सेकेंड मैंने बोला था आपको एनएलएम वाली इक्वेशन यूज करनी है, एनएलएम। तो एनएलएम वाली इक्वेशन यूज करनी है तो क्या आ जाएगी, देखो 20 माइनस T1, एनएलएम वाले इक्वेशन से अगर लिखता हूं तो 20 माइनस T1 इज इक्वल टू 2A के बराबर आ जाएगा। ठीक है,
20 माइनस T1 इज इक्वल टू किसके बराबर आया बेटा? 2a के बराबर। मान लिया बेटा दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये कौन सी बेटा? इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। सेकेंड की अगर हम बात कर लेते हैं, मतलब इक्वेशन फर्स्ट ये मान लिया तो इसको सेकेंड बोल लेता हूँ, ठीक है। और अगर नेक्स्ट में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा बेटा? T2 इज इक्वल टू 2a के बराबर। ये इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई। तो एनएलएम वाली भी मैंने लिख ली, ठीक है ना। तो एनएलएम वाली भी इक्वेशंस मैंने लिख ली। अब थर्ड केस में कौन सी इक्वेशन थी? टॉर्क वाली। तो टॉर्क वाली इक्वेशन थी, तो मैं यहाँ पे अगर पुली को कंसीडर कर लूँ तो यहाँ पे जो आएगा बेटा वो कौन लिखा है? T1। और यहाँ पे जो आएगा बेटा वो कौन आ जाएगा? T2, ठीक है। तो अब टॉर्क जो आएगा वो किस तरह से होगा देखो तो जरा। टॉर्क वाले इक्वेशन को किस तरह से लिखा जा सकता है? तो टॉर्क वाले इक्वेशन के बारे में आप जानते हो, आप लिख चुके हो उस तरह के इक्वेशन। तो मैंने बोला था कि जिस डायरेक्शन में पुली घूमेगी उस डायरेक्शन को पॉजिटिव, मतलब उस डायरेक्शन में आने वाले टॉर्क को पॉजिटिव लिखना है और उसके अपोजिट को निगेटिव में लिखना है। तो आप उसी ढंग से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे पता है कि नेट टॉर्क इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? आई अल्फा के बराबर, ठीक है। तो टॉर्क, नेट टॉर्क किसके बराबर होगा? आई अल्फा के बराबर। तो ध्यान से देखो, ये नीचे लग रहा है, तो ये देखो इस डायरेक्शन में पुली घूमेगी, ठीक है, अंदर की तरफ, तो ये पॉजिटिव आएगा। तो मैं बोलूंगा T1R माइनस, तो ये देखो ये कहाँ चल रहा है? ऊपर, बाहर की तरफ, तो ये माइनस में आएगा। तो ये हो जाएगा बेटा कितना? T2R इज इक्वल टू आई अल्फा, यानी ये हो जाएगा T1 माइनस T2, ठीक है। R इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा बेटा? आई अल्फा के बराबर, ठीक है। यानी यहां से आपको एक बात समझ में आ चुकी होगी। अब ये आ चुका है तो इसके आगे भी आप सॉल्व कर सकते हो इजीली, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या लिखोगे? तो T1 माइनस T2। अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो R है वो किसके बराबर है? तो R है बेटा, ये हुआ बेटा हाफ इज इक्वल टू आई कितना गिवन है? 2, और ये अल्फा है। देखिए अल्फा के बारे में कोई भी पता नहीं है, अल्फा है ना, वहां पे हमने कैलकुलेट किया हुआ है कितना बेटा? वो 2a के बराबर। यानी ये आ जाएगा बेटा कितना? T1 माइनस T2, ये हाफ इंटू ये कितना हुआ बेटा? 4a, यानी T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 8a। ये एक इक्वेशन आपके पास आ गई। कौन सी? T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 8a। तो मान लिया बेटा इक्वेशन कितनी हो गई? 4th वन। तो कुल मिला के आपके पास 4 इक्वेशन आ गई, 1 2 3 4, ये 4 इक्वेशन। अब बस ये 4 इक्वेशन अगर आपको एक बार मिल गई तो आपका सवाल बन गया। फिर से बता रहा हूं बेटा, ये 4 इक्वेशन अगर आपको मिल गई तो आपका सवाल बन गया। कैसे? अब देखो T1 जो है, ये वाली इक्वेशन जो है, यहां से T1 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो मेरे हिसाब से इस इक्वेशन से अगर हम बात करें तो T1 जो आएगा बेटा कितना हो जाएगा? 20 माइनस 2a के बराबर, ये T1 मिल जाएगा, ठीक है। और T2 या 2a के बराबर। तो इक्वेशन को यूज कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बेटा क्या? T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 8a, ठीक है। तो T1 की वैल्यू आ गई बेटा कितनी? 20 माइनस 2a, माइनस कितना यार? 2a इज इक्वल टू किसके बराबर? 8a के बराबर, ठीक है ना। यहाँ पे बात समझ लो यार, बस कुछ नहीं है, इक्वेशंस का सिंपली यूज कर रहा हूँ और वहां से आपको सारी वैल्यूज मिल जानी है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आगे अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ से, अब देखो यहाँ से अगर बात करेंगे तो हमें कैलकुलेट करना लीनियर एक्सेलरेशन ही था, तो आप यहीं से इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये आ जाएगा 20 माइनस 2a इज इक्वल टू, इसको यहाँ पे लेके आइए तो कितना आ रहा? देखो ये इधर आ गया तो ये कितना हुआ? 10a, ठीक है। अगेन 20 इज इक्वल टू कितना हुआ बेटा? 12a। तो a इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा? 20/12, ठीक है। कितना आ रहा बेटा? 20/12, यानी कितना आएगा बेटा? ये 5/3, ठीक है। बात समझ लो यार, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको सवाल को सॉल्व करने में, तो आपका आंसर यहाँ से बन जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आती है? अरे यार बात समझ में आ रही है? ये आया बेटा एक्सेलरेशन, कौन सा? लीनियर। अब ये कौन सा मेथड है यार? ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है, इसको सॉल्व करने का तरीका जो है वो लॉन्ग है,
लॉन्ग है, हमें अब शॉर्टकट समझना है। शॉर्टकट समझाने के लिए आपको क्या करनी है, एक शॉर्ट ट्रिक दूंगा, उसको आपको याद रखना है। अब क्या हो सकती है शॉर्ट ट्रिक? आंसर कितना है उसका 5/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब शॉर्ट ट्रिक को कैसे यूज करना है और क्या निकल के आएगी शॉर्ट ट्रिक, बताओ तो जरा कैसे हो सकता है। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे बना के दे रहा हूं बेटा शॉर्ट ट्रिक आपको। अब देखो शॉर्ट ट्रिक आप ऐसे यूज कर लो, बहुत ही फंडामेंटल है, फॉर्मूला आपको पता है, उस फॉर्मूले से आप इस शॉर्ट ट्रिक को बढ़िया से यूज कर सकते हो। आपको एक सिर्फ याद रखना है कि आपको एक कांस्टेंट वैल्यू लेके चलनी है, ठीक है। उस कांस्टेंट वैल्यू को अगर आप लेके चलते हो तो आपका सवाल बन जाना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे पता है, देखो वो इक्वेशन ये कहा मिटा दी यार मैंने, ठीक है। चलो देखते हैं। तो आप जानते हो कि एफ नेट इज इक्वल टू किसके बराबर होता है यार, एम ए के बराबर। ये फॉर्मूला है बहुत ही, एफ इज इक्वल टू मास के बराबर। और ए किसके बराबर आएगा, तो ये आ जाएगा एफ नेट, ठीक है, अपॉन एम के बराबर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल है यार। नेट फोर्स कितना है, तो नेट फोर्स लग रहा है बेटा 20, सिर्फ नीचे इतना ही फोर्स लग रहा है ना, इसके अलावा पीछे कोई फोर्स है क्या, इधर उधर नहीं, 20, तो ये आ गया 20। अब आपको क्या करना है, एफ नेट इज इक्वल टू एम नेट ए लिखना है, ठीक है। तो एम नेट यानी कितना होगा, देखो ये आएगा 2 × 2 × ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये 2 × 2। अब किसका और मास किसका लेना होगा, पुली का। अब भाई साहब पुली का मास कहाँ से निकालोगे, पुली का मास कहाँ से निकल के आएगा, तो आपको पता है पुली यानी क्या, एक डिस्क है, और डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I इज इक्वल टू होता है बेटा mr²/2 के बराबर, होता है कि नहीं होता है। तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है, तो आप लिखोगे 2 इज इक्वल टू m, ये हुआ बेटा r²/2, यानी 4 इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा बेटा, mr², यानी 4 इज इक्वल टू m × ये कितना था शायद, ये 1/4 आएगा, यानी m इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 16 kg। ये पुली का मास है, बहुत हैवी है देखो पुली, ठीक है। कितनी है, 16 किलो की पुली है, तो m किसके बराबर आया बेटा 16 kg, ठीक है। तो यहाँ पे इसको यूज कर लो यार, ये हुआ बेटा कितना 16। लेकिन आपको ये याद रखना है, पुली जब होगी तो ये हाफ इंटू ये 16 लेना है, एक कांस्टेंट बोला है, पुली के लिए कितना लेना हो, हमेशा हाफ लेके चलना है। या आगे जाके आप जब रोलिंग मोशन पढ़ोगे, ये केस कौन सी यार, रोलिंग वाली केस है, तो आप जब आगे जाके रोलिंग पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाफ क्यों लिया होगा। अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए ये अलग अलग वैल्यू होती है, तो पुली के लिए कितनी लेनी होगी बेटा, हाफ, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखो तो आपका काम बन जा रहा है बेटा, ठीक है। तो कितना आ रहा है 20/4, और ये कितना आ रहा है बेटा 8, सॉरी ये इंटू में नहीं होगा, ये किसमें होगा बेटा, प्लस में आ जाएगा, ठीक है, प्लस, ठीक है। तो 4 × ये कितना हुआ यार 8, यानी कितना रहा बेटा 20/12, कितना रहा बेटा 20/12। ये m नेट है ना, m नेट का मतलब सारे मासेस को हमें ऐड करके लिखना है, तो प्लस में आएगा मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। यानी ये कितना आया बेटा आपका आंसर 5/3 यहाँ से निकल के आएगा, तो 5/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन गया आपका आंसर। यानी अगर आप शॉर्ट ट्रिक को समझते हो यार, तो आपको ये 4 इक्वेशन बनाने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको लिखना है एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, और वहां से अगर आप देखो तो इजीली आपका सवाल बन जा रहा है। ये शॉर्ट ट्रिक बहुत बढ़िया है, आपको सिर्फ दिमाग में रखना है कि जब डिस्क होगी तब हम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी लेके चलेंगे, हाफ। यानी अगर मैं फॉर्मूले को मतलब ये जो फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को अगर अरेंज करके दूं तो कैसे लिखूंगा बेटा, ए इज इक्वल टू एफ नेट अपॉन एम नेट, ठीक है, प्लस के इंटू मास ऑफ पुली, ये बना सकते हो। बात समझ में आ रही है, ए इज इक्वल टू एफ नेट अपॉन एम नेट प्लस के इंटू मास ऑफ पुली, और के की वैल्यू कितनी बेटा, हाफ, किसके लिए, पुली के लिए।
जिसको आप कहीं पे भी स्टार बना के लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा ये ट्रिक। ये आपका इतना सारा टाइम बचाएगी, आपको 4 इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। इस ट्रिक को आप यूज कर लो, आपका आंसर जल्दी से निकल आएगा, आपको बाकी कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। आई होप सो कि आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो ये इस टाइप के जो सवाल है, आपको इस तरह से ये सवाल पूछे जा सकते हैं और आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो, चाहे आप सिर्फ इक्वेशन बना लो या फिर शॉर्टकट से सॉल्व कर लो। बात समझ में आ रही है? चलिए एक दो एग्जांपल और इस तरह के डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसको क्लियर कर देता हूं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको एज इट इज रख देता हूं बेटा, इसका यूज हम नेक्स्ट सवाल में कर सकते हैं इसके कारण। चलिए देखिए नेक्स्ट एग्जांपल। ऐसे एज्यूम किया हुआ बेटा एक रिजिड सपोर्ट है, इससे एक पुली कनेक्टेड है, अगेन पुली से एक स्प्रिंग पास हो रही है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और मान लिया बेटा यहां पे 2 ब्लॉक बना लेता हूं उसी तरह से। ये जो ब्लॉक है इसको मैंने बोला 4 kg, ये जो ब्लॉक है इसको मैंने बोला 2 kg। और पुली के बारे में सेम बात है बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका वही ले लेते हैं 2 kg/m² और रेडियस भी वही ले लेते हैं। और सेम सवाल आपको बताना है बेटा ए की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। क्या बताना है बेटा आपको, ए की वैल्यू कितनी होगी। चलिए आपको ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जल्दी से बता सकते हो और शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई ये नहीं है, आप शॉर्ट ट्रिक से जल्दी से आंसर बता सकते हो। अगर आप शॉर्ट ट्रिक लगाते हो तो तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा, जल्दी से आप आंसर बता पाओगे अगर आप शॉर्ट ट्रिक का यूज बढ़िया से कर लेते हो। तो कैसे कर लोगे, देखो ये जो आएगा बेटा नीचे कितना लगाएगा 40, ये 40, ये कितना लगाएगा 20, यहाँ पे टेंशन T1, यहाँ पे मान लिया बेटा टेंशन T2। चलिए हो गई बात। तो क्या है शॉर्ट ट्रिक, तो शॉर्ट ट्रिक अगर हम बात करेंगे तो शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे तो A इज इक्वल टू होता है F नेट, A इज इक्वल टू होता है F नेट अपॉन M नेट, ठीक है, M नेट प्लस K और ये आ जाएगा बेटा क्या, मास ऑफ पुली। अब नेट फोर्स कितना है तो 40 और उधर क्या बेटा 20, तो लिखूंगा 40 - 20 अपॉन मास बोलो कितना है, नेट मास बोलो कितना है 4 और 2 6 प्लस कांस्टेंट ये हाफ और मास ऑफ पुली कितना आ जाएगा यार 16। मास ऑफ पुली कितना आ जा रहा है बेटा 16, ठीक है। मास ऑफ पुली कितना होगा 16। अब देखो मास ऑफ पुली 16 है, तो मास ऑफ पुली अगर 16 है तो आप यहां से जल्दी से बता सकते हो 16 कहां से आया हुआ है, तो लास्ट जो हमने सवाल किया हुआ है वहीं से 16 है, क्योंकि मैंने पुली में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं किया हुआ है। पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही, रेडियस उतनी है, उसके कारण मास मैंने एज इट इज लिया 16, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है। तो कितने से गया बेटा ये 8 से, यानी ऊपर देखो 40 - 20 यानी कितना बचा बेटा 20, ठीक है, अपॉन नीचे देखिए कितना आएगा बेटा ये 8 और वो 6 है, ठीक है, यानी कितना आ रहा है बेटा 14। तो यहां से कितना आ रहा है बेटा ये 10/14 आ रहा है, सॉरी 20/14, यानी अगर बात करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में क्या बन गया बेटा आपका एक्सेलरेशन बन चुका है। कोई दिक्कत यहाँ नहीं होनी चाहिए बेटा, दिक्कत आपको इजीली ये सवाल
सॉल्व होके आने चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं आने चाहिए। बात समझ में आ रही है? इसको क्या लिख सकते हो यार, 10/7, ठीक है। तो अब यहां से आप एक्सेलरेशन को इजीली कैलकुलेट कर लेते हो। अगर आपसे T1 और T2 की वैल्यू पूछी जाती है, तो अगर आपसे मान लिया अगर आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है कि आपको T1 और T2 की वैल्यू बतानी है, तो T1 और T2 की वैल्यू कहां से कैलकुलेट करोगे, किस तरह से? देखो मैंने 2 स्टेप में आंसर बना लिया, तो A तो निकल के आया, और अब हो सकता है सवाल में आपको A भी कैलकुलेट करने के लिए बोला जा सकता है, और साथ में T1 और T2 की वैल्यू भी कैलकुलेट करने के लिए बोली जा सकती है। तो इक्वेशन तो हमें 4 बनानी थी, T1 T2, तब जाके हम सॉल्व करते थे। तो शॉर्टकट ट्रिक आपके पास है, तो आप जल्दी से बता सकते हो ना कि T1 और T2 की वैल्यू क्या हो सकती है। तो कैसे निकालोगे? तो कुछ नहीं यार, इक्वेशन यूज कर लो सीधी सीधी। तो मान लिया ये नीचे चलेगा विथ एक्सेलरेशन a, तो ये ऊपर चलेगा विथ एक्सेलरेशन a, तो क्या लिखोगे यहाँ पे? तो ये आ जाएगा 40 - C1 इज इक्वल टू 4a के बराबर। तो यहाँ से देखो 40 - C1 इज इक्वल टू 4, और a किसके बराबर है बेटा? 10/7 के बराबर है कि नहीं? तो यहाँ से अगर आप देखो तो ये आ जाएगा 40 - 40/7 इज इक्वल टू T1 के बराबर, यानी कितना रहा बेटा? 280 - 40/7 इज इक्वल टू T1 के बराबर, यानी कितना रहा बेटा? 240/7, ये आ गया बेटा T1। और अगर आपसे T2 की वैल्यू मतलब पूछी जाती है, तो T2 भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इक्वेशन के तौर पे देखो तो ये आ जाएगा बेटा कितना? T2 - 20, तो T2 - 20 इज इक्वल टू 2a के बराबर। तो T2 - 20 इज इक्वल टू 2 इंटू कितना है वो? 10/7, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे तो T2 इज इक्वल टू कितना बेटा? 20/7 प्लस ये 20, यानी T2 इज इक्वल टू 20/7, या ज्यादा होगा ये, यानी 20 प्लस ये 140 और ये 7 आ रहा है, यानी 160/, ऐसे कुछ आएगा ये न्यूटन, और ये भी किसमें बेटा? न्यूटन। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो यार? T1 और T2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, साथ में A भी आप बता सकते हो बाय यूजिंग ये वाली ट्रिक, यानी ये शॉर्ट ट्रिक। आपको 4 इक्वेशन बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हुई होगी। चलिए कोशिश करते हैं और एक एग्जाम्पल के द्वारा, मतलब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो जहां से आपको और बेटर इसकी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि ये ट्रिक वहां पे भी किस तरह से यूज की सकती है। जितने तरह से पुली ब्लॉक सिस्टम जितने तरह से हो सकते हैं, उन सब में आपको ये मिल जाएगी। सिर्फ आपको K की वैल्यू कितनी लेनी है? हाफ। चलिए एक और सवाल डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल। अब देखो यहां कुछ इस प्रकार से बना लेता हूं। चलो ठीक है, मान लिया बेटा यहां पे पुली है, ठीक है ना, यहां पे पुली है और ये रही रस्सी, यहाँ एक ब्लॉक, ठीक है, 2 kg का, ओके। और यहां दूसरा ब्लॉक 2 kg, दोनों तरफ मैंने 2-2 किलो के ब्लॉक बना लिया। ये एंगल गिवन है यार 37 डिग्री,
और ये एंगल गिवन है बेटा 53, और मैं पुली को चेंज नहीं करूंगा, पुली उतनी ही रहने देता हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है बेटा 2 kg/m², और रेडियस गिवन है बेटा कितनी 0.5 मीटर। सेम सवाल आपको बताना है बेटा ए की वैल्यू कितनी होगी। क्या बताना है बेटा आपको, ए की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, आप जल्दी से ए की वैल्यू कैलकुलेट करते हुए बोल सकते हो। सेम सवाल है और ट्रिक भी पता है आपको। अब मुझे एक बात बताओ, ये चलेगा कहाँ, ये सबसे पहले समझना है कि ये चलेगा कहाँ। तो यहाँ पे ये 53 है, यहाँ पे 37 है, तो आपको ये फील हो रही है कि ये ब्लॉक कहाँ चलने, मतलब पूरा जो सिस्टम है ये कहाँ चलने वाला है। तो अगर मैं यहाँ पे बताऊंगा तो ये कितना आ जाएगा यार, ये 16 आ जाएगा, और यहाँ पे हम बात करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। अब कंपोनेंट वॉम्पोनेंट तो बना सकते हो ना भाई, कहा, क्योंकि ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा कितना, देखो यहाँ पे हम बात करेंगे तो ये होता है एफ कितना sin 37, और ये भी कुछ उसी प्रकार से आएगा। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं तो ये mg के तौर पे आ जाएगा ना, यानी क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे हम बात करेंगे तो mg sin 37 आ जाएगा। चलो कैलकुलेट करके बता देता हूँ। तो ये आ जाएगा बेटा 20 sin 37, बताओ तो जरा sin 37 की वैल्यू कितनी होगी, 3/5, ठीक है ना। तो ये 12 आया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे तो ये कितना आ जाएगा mg, ये आ जाएगा sin 53, तो ये कितना आएगा वही 20, और sin 53 किसके बराबर होता है 4/5 के बराबर। तो यहाँ से ये कैलकुलेट हुआ तो ये 16 आया। ठीक है, तो ये 16 और ये 12, तो नेट कितना हुआ ये भी समझ में आया। इसके कारण आप भी बता सकते हो कि ये इधर चलेगा विद एक्सेलरेशन है, तो ये इधर चलेगा विद एक्सेलरेशन, t1 आ जाएगा। यहाँ पे हम बात करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा t2। तो आप अब ट्रिक यूज कर लो यार डायरेक्टली, क्या था फॉर्मूला, A इज इक्वल टू Fnet अपॉन Mnet प्लस हाफ इंटू मास ऑफ पुली। ये हुए हमारी ट्रिक। तो हमारे ट्रिक के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो नेट कितना हुआ, देखो 16 माइनस 12 अपॉन मास, देखो बेटा कितना है 4 प्लस हाफ इंटू ये 16 एज इट इज, क्योंकि पुली में किसी भी प्रकार का चेंज हमने नहीं किया हुआ है। तो ये गए बेटा कितना 8। अब 16 में से 12 गए, बचे कितने 4, अपॉन ये 4 प्लस 8, यानी कितना हुआ बेटा ये 4/12, यानी 1/3। ये हुआ बेटा आपके पास क्या, एक्सेलरेशन। यानी ए की वैल्यू जो है बेटा, वो ए की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 1/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। खत्म आपका आंसर। तो देखो ये फायदा यार, आपको अगर शॉर्ट ट्रिक बढ़िया से बन गई, यानी शॉर्ट ट्रिक आपको बढ़िया से समझ में आई कि शॉर्ट ट्रिक को किस तरह से यूज करना है, तो आपके सवाल खटाक से बनने हैं। और ऐसे बहुत सारी ट्रिक्स है बेटा जो आपको वक्त आने पर, यानी आगे जाकर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स आपको मिलेगी फिजिक्स के अंदर, और आपको वो सारी ट्रिक्स प्रोवाइड की जाएगी। एक बार आपका सिलेबस पूरा खत्म हो जाए तो हम सिर्फ ट्रिक्स में ही बात करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस उतना बिल्डअप होने के बाद। ठीक है, तो ये मैंने फिलहाल बता दी कि ये ट्रिक आप जल्दी से यूज करके सवाल को कम टाइम में बना सकते हो। तो ए की वैल्यू आपके पास आ गई बेटा कितनी 1/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपके पास ए की वैल्यू आ गई, ठीक है, अगर आपके पास ए की वैल्यू आ चुकी है, तो अब T1 और T2 निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। आप T1 और T2 को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, इक्वेशन बना सकते हो। यहाँ पे आ जाएगा 16 माइनस T1 इज इक्वल टू 2a, यहाँ पे आ जाएगा बेटा कितना T2 माइनस 12 इज इक्वल टू 2a। चलो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर इक्वेशन की बात करें तो हम लिखते हैं 16 माइनस T1 इज इक्वल टू 2a। तो कितना आ जाएगा 16 माइनस T1 इज इक्वल टू 2 इंटू ये 1/3, यानी 16 माइनस T1 इज इक्वल टू 2/3, यानी T1 इज इक्वल टू 16 माइनस 2/3। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास T1 निकल के आएगा। और इसी तरह से अगर आप इक्वेशन सेकंड लिखते हो तो इक्वेशन सेकंड कितनी आ जाएगी, तो आ जाएगी T2 माइनस 12 इज इक्वल टू 2a, यानी T2 माइनस 12 इज इक्वल टू 2 इंटू ये 1/3, यानी T2 माइनस 12 इज इक्वल टू 2/3, यानी T2 इज इक्वल टू 2/3 प्लस 12। तो यहाँ से आपके पास T2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप T1 T2 कैलकुलेट कर सकते हो, A कैलकुलेट कर सकते हो।
जो कुछ आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला जा सकता है आप यहां से इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर आपको लॉन्ग मेथड अप्लाई करनी है तो आपको 3 इक्वेशन, A इज इक्वल टू आर अल्फा, NLM वाले इक्वेशन और टॉर्क वाले इक्वेशन, वहां से सारी बातें मिल जाएगी। ठीक है, तो आई होप सो कि आज के लेक्चर में आपको ये ट्रिक समझकर थोड़ा मजा आया होगा कि चलो ऐसे सवाल भी बन सकते हैं ट्रिक के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी तरह से आगे रोटेशनल मोशन की बातें कर लेंगे। हम बात करेंगे बेटा मोमेंटम के बारे में, यानी एंगुलर मोमेंटम, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, जो कुछ पोर्शन हमारा बचा हुआ है उसकी चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, रुक जाते हैं। थैंक यू सो मच।